भारत में रहने वाले नागरिकों को उनके अधिकार नहीं पता है। तो ये बताने के लिए हमारे बीच आज मौजूद है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से शाइस्ता असलम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 24 इंडिया न्यूज पे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे चैनल में आके, और अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया। और जितना भी मेरा नॉलेज है या जितना भी मैंने अभी सीखा है या पढ़ लिख के जाना है, उस हिसाब से मैं चाहूंगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज बाकी लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो और वो भी जाने कि उनके राइट्स क्या है और लीगल नॉलेज क्या है और वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहला सवाल आपके लिए ये है, जैसे कि आज के टाइम में ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पैसे ले लेते हैं लेकिन वापस देने की मानसिकता नहीं होती है। बहुत से फ्रॉड, बहुत से स्कैम हो रहे हैं। तो इसमें कोई व्यक्ति किसी से पैसे उधार वापस ले लेता है, किसी से पैसे ले लेता है और पैसे वापस नहीं देता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम उधार किसी को भी ऐसे रैंडमली दे नहीं देते हैं, क्योंकि हम बच्चे तो है नहीं। तो अगर हम किसी को पैसे कर्ज पे दे रहे हैं तो हम जरूर उसको जानते होंगे या जरूर हमारी भी उसमें फायदा होगा। बिजनेस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं या हम फ्रेंडली लोन दे रहे हैं, तो पहले हमें नेचर जानना पड़ेगा कि हम किस वजह से उसको हमने लोन दिया है। क्या होता है कि फाइनेंशियली कंडीशन कुछ लोगों की या रिश्तेदारों की, दोस्त भाइयों के, फ्रेंड्स लोगों की हो जाती है, तो आदमी दे ही देता है अच्छी बॉन्डिंग में। जी जी। लेकिन बाद में पैसे निकलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, तो अगर जैसे कि हम फ्रेंडली लोन दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, तो हम अक्सर फ्रेंडली लोन दे देते हैं और उस वक्त हम कुछ लिखा पढ़ी नहीं करते हैं या विटनेस नहीं रहता है और हम उनको बाय कैश मोस्टली पेमेंट कर देते हैं। तो इन चीजों में बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे आ जाता है जिनसे उधार लिया गया है। तो हमें ही प्रूफ करना पड़ता है कि हमने पैसे उधार दिए, तो उसका हमारे पास क्या सबूत है। तो अगर इस हिसाब से हम रिकवरी सूट में ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। तो हम सीपीसी के माध्यम से ऑर्डर 37 में समरी सूट फाइल करते हैं या ऑर्डिनरी सूट फाइल करते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन उससे पहले हमें उस बंदे को एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है, एक 15 डेज का टाइम पीरियड देते हुए कि आप इस टाइम पे हमें जो पेमेंट आपने ली है वो हमें रेडी कर दो। अगर हमारे पास लेकिन उसके प्रूफ रहते हैं तो हम उस पे क्रिमिनल एक्शंस भी ले सकते हैं, चीटिंग वगैरह के, या ट्रांजैक्शंस बैंक के होते हैं तो उसमें पैसा की वापसी का ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन वहां दिखा सकते हैं। इसी तरीके से जब बिजनेस में भी अगर आप लोन देते हो या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी आपको देता है एज अ चेक, तो वो चेक को आप यूज करके चेक बाउंस का भी केस फाइल कर सकते हो, जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में फाइल होती है, जो कि सबसे स्पीडी प्रोसेस है और इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो वो पनिशेबल भी होता है। तो इस तरीके से हम पैसे वापस ले सकते हैं, बट हमें नेचर देखना पड़ता है कि वो किस नेचर में फॉल कर रहा है और लिमिटेशन पीरियड क्या है। लोन जो फ्रेंडली लोन होती है उसकी लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स की होती है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान पे रखना पड़ता है, तो एक्सपर्ट्स नॉलेज ज्यादा बेहतर होता है अगर आप इन चीजों पे किसी का लो। ओके, थैंक यू आपको बताने कितना अच्छा। मैं दूसरा सवाल आपके लिए ये है, शाइस्ता जी, आज के समय में वैवाहिक जीवन हर किसी तीसरे घर में ये कहानी बन जाती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, या पत्नी अपने पति से अभद्र भाषा में बात करती है, गाली गुप्तार करती है, अपने माँ बाप से, सास ससुर से दूर होने की बात करती है। तो क्या इस कंडीशन में पति अपनी पत्नी से डिवोर्स के लिए मांग कर सकता है? पहली बात, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, हम मैरिज को बहुत महत्व देते हैं, शादी को हम बहुत प्योर मानते हैं। yes. तो आजकल के हम जो टाइम है उसमें हम ये देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट बढ़ती जा रही है, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि गांव में तो फिर भी औरतें आवाज नहीं उठाती है, मर्द कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जैसे देखा जाता है कि शहर बहुत एडवांस हो रहा है, तो उसके साथ झगड़े भी काफी बढ़ते हैं। कभी कभी स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी झगड़े इस रूप में आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, जिस तरीके से औरतों का अधिकार बहुत ज्यादा है, हम सब जानते हैं एज पर लॉ, कि बहुत सारे उनको प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, जो कि गलत नहीं है।
लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मर्द बेचारे भी बहुत परेशान है। जैसे वाइफ ताना दे रही है या फिर कंटिन्यूअसली उसके वेलबींग पे सवाल उठा रही है, इम्पोर्टेंसी को लेके मुद्दा उठ जाता है कि मर्द इम्पोर्टेंट है, वो सही से ये नहीं है, या फिर बहुत सारे झूठे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं उस पे, जिस हिसाब से वैसा कुछ होता नहीं है सिचुएशन, या उसको जबरदस्ती उसके बूढ़े माँ बाप को छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है कि अलग लेके रहो आप, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। तो वो भी एक तरह का क्रुएल्टी है जिसको हम मेंटल क्रुएल्टी बोलते हैं। और सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है उसमें दिया हुआ है कि क्रुएल्टी के ग्राउंड पे आप मर्द हो या औरत हो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप किसी के साथ क्रुएल्टी कर रहे हो तो वो डाइवोर्स उस ग्राउंड पे ले सकता है, क्योंकि दिस इज मेंटल क्रुएल्टी। लेकिन इसमें उस मर्द को प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इससे पीड़ित हो रहा है, इन सारी चीजें उस पर कितना ट्रोल ले रहा है। तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर कोई रिकॉर्डिंग्स है, कोई व्हाट्सएप चैट्स है, या फिर किस तरीके से वो हैरेस कर रही है, कोई लोग, गवाह, रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और एक पुलिस कंप्लेन, एक जब ऐसा हो रहा हो तो एक पुलिस कंप्लेन रजिस्टर कर दे, ताकि इन केस अगर 498A का केस करती है, झूठा केस, तो वो उनके डिफेंस में आ जाए और वो अपने प्रोटेक्शन के लिए उससे बच सके। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। तीसरा सवाल आपके लिए ये है कि भारत में देखा जा रहा है कि जैसे कि भारत में रहने वाले काफी सारे लोग लिविंग रिलेशनशिप को एक कानूनी अपराध मानते हैं। वो क्या वो सही है? कहाँ तक एक सही और कहाँ तक गलत है, आप मुझे ये बताइए। पहली बात तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है लिविंग रिलेशनशिप का, पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आजकल कोई भी लोग मतलब थोड़े दिन के लिए रह लेते हैं या फिर जस्ट सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप जो है वो 3 कैटेगरीज में अगर बेसिकली देखा जाए तो हम देख सकते हैं। एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 2 अडल्ट रह रहे हो और अपने मर्जी से रह रहे हो, क्योंकि अडल्ट, आपको भी पता है अडल्ट की एज क्या है, तो वो एज होनी बहुत जरूरी है। और आप अपने मर्जी से रह रहे हो, आप प्रेशराइज की वजह से नहीं रह रहे हो। तो पहले तो वो लोग आते हैं जो अनमैरिड कपल्स होते हैं इस जोन कैटेगरी में। दूसरे वो लोग आते हैं जो अडल्ट्री में रहते हैं, जैसे कि एक हस्बैंड शादीशुदा है बट अपनी वाइफ के सिवा भी वो किसी और औरत के संग लिविंग में रह रहा है। सेम वाइस वर्सा, वाइफ भी ऐसा करते हैं आजकल। एंड तीसरा जो हमारे LGBT कम्युनिटी है उनमें भी लिविंग रिलेशनशिप हो रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी में लिविंग रिलेशनशिप बढ़ चुका है। अब एज पर लॉ एज सच कोई एक्ट नहीं आया है लिविंग रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देने के लिए, बट काफी जजमेंट्स आए हैं जिसमें लिविंग रिलेशनशिप को एक ये दिया गया है कि ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है या कोई पाप नहीं है। अगर आप रह रहे हो और अगर आप 2 अडल्ट हो, अपनी मर्जी से रह रहे हो, तो ठीक है। कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। इनफैक्ट अगर लिविंग रिलेशनशिप जैसे आप काफी टाइम से रह रहे हो एक दूसरे के साथ और बिल्कुल हस्बैंड वाइफ के टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर रहे हो, जैसे डोमेस्टिकेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, इमोशनल तरीके से आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो वुमेन है उनको राइट मिल जाता है फॉर मेंटेनेंस, है ना। फॉर डोमेस्टिक वायलेंस अगर उसमें हो रहा है तो DV एक्ट अप्लाई हो जा रहा है। अगर आउट ऑफ दिस लिविंग रिलेशनशिप कोई बच्चे हो रहे हैं तो उनको भी राइट्स मिल रहा है कि उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में दे विल गेट द शेयर। वो इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहलाएंगे, वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएंगे। लेकिन हाँ, कोई एक्ट नहीं है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप क्राइम भी नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि 1 साल 2 साल हो जाता है, बीच में फिर क्या होता है, फिजिकली कंडीशन बन जाती है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है, उसमें क्या? देखिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि 2 अडल्ट साथ में रहते हैं तो वहाँ फिजिकल संबंध हो ही जाते हैं। और बहुत सारे की चॉइसेस है ये कि वो मैरिज से पहले चाहते हैं कि वो साथ में रहे, अपने कंपैटिबिलिटी देख ले, देयर चॉइस एंड देयर राइट, और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट अगेन, हम जिस संस्कृति से आए हैं वहाँ शादी को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से हम इसको अपनाने नहीं पाते हैं या हम उसमें इतने सक्षम नहीं है कि हम उस थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले।
लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता है वहां पे प्रेगनेंसी आ जाती है, वहां पे बहुत सारे आपके हक ऑटोमेटिकली आप करने लगते हो, एक दूसरे के प्रति प्रोसेसिव हो जाते हो। तो जब आप ये सारे चीज हो रहे हैं तो एक आप मैरिड कपल की तरह ही तो रह रहे हो। देयर इज किसी जजमेंट में इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि नेचर इट इज जस्ट लाइक अ मैरिज ना, इन नेचर। सिर्फ आपने शादी नहीं की है उसमें, बट रह रहे तो पूरा वैसे ही। तो जो एक वाइफ को राइट मिलता है ना, जैसे मेंटेनेंस का राइट मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑब्वियसली अगर लिविंग रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं और हमारे संग क्रुएल्टी हो रहा है या मारपीट हो रहा है, तो हम किस एक्ट में जाएंगे? तो जो डीवी एक्ट है 2005 का, वो सेक्शन 2F एज अ वुमेन वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम वो लागू कर सकते हैं, हम मॉनेटरी बेनिफिट्स पा सकते हैं, हम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं कि ये इंसान हमें और परेशान ना करे, तो हमें वो सारे हक मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज है कि इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड काइंड ऑफ मैरिज। जैसे मैरिज में हम डाइवोर्स लेते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से हम इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही अलग हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। चौथा सवाल आपके लिए शाइस्ता जी। जैसा कि देखते हैं आप, लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं या फिर कुछ पुलिस स्टेशन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा सिटी से आउट में रहते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए खास तौर से ये क्वेश्चन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 15-20 किलोमीटर अराउंड क्राउड एरिया में उनका थाना या चौकी आता है। तो वैसी कंडीशन में यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन खुलवाते हैं, तो क्या उसमें महिला पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है या पुलिस थाना पुलिस चौकी जाने से मना कर सकती है? जी आसिफ जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत ही ज्यादा दबाव, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थाना प्रभारियों के द्वारा बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है कि आपको आना ही पड़ेगा इमरजेंटली है। देखिए, पहली बात तो उन सभी महिलाओं को ये बोला जाए कि उनका हक है कि वो ना बोल सकती है, और एज पर 135 जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है वहां पे साफ बताया गया है इट इज इलीगल टू अरेस्ट एनी वुमेन, है ना, बिफोर सनसेट, सॉरी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, वो बाकायदा इलीगल है। अब रहा बुलाने की सवाल, तो अगर शाम का आपका 6 बज चुका है तो आप उनको बुलाइए नहीं स्टेशन, आप उनके घर जाइए, क्योंकि जितना टाइम वो आने में लगाएंगे आप भी जा सकते हो बीइंग एन ऑफिसर। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके साथ वुमेन पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल होनी चाहिए जब आप जा रहे हो, उनसे इंटरोगेशन कर रहे हो। और हाँ, अगर किसी ऐसे के पास जा रहे हो जो पर्दा नशीन है, अकॉर्डिंग टू कस्टम वो वैसे रहती है, और आप वारंट लेके जा रहे हो, तो पहले आपको उनसे परमिशन लेके उनको बताना पड़ेगा कि आप वारंट लाए हो, उनको राइट बताना पड़ेगा कि शी हैज अ राइट कि वो कैंसिल कर सकती है उस वारंट को। आप डायरेक्ट किसी के घर जाके ऐसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स है जो दिए गए हैं, और ये आप किसी माइनर से अगर जा रहे हो पूछताछ करने के लिए, तो उनके फैमिली के मेंबर्स वहां रहने चाहिए जब आप पूछताछ कर रहे हो, और पुलिस कांस्टेबल भी रहने चाहिए। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत सीरियस इन नेचर होता है, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जबकि वुमेन जो है हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी हो सकते हैं कि उन्होंने पहले भी क्राइम किया है और फिर से किसी क्राइम को घटित किया है। तो उन केसेस में क्या होता है कि आप परमिशन लेते हो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का इन रिटर्न में कि इसने ये क्राइम किया और इनको अरेस्ट करना जरूरी है 6 बजे के बाद भी। और जब वो जब आप वो परमिशन लेते हो और वो अलाउ होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, तब आप एक वुमेन कांस्टेबल या वुमेन ऑफिसर के साथ जाके उन कंडीशंस पे अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो या उन पर प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि वो पुलिस स्टेशन आके आपको बयान दे। आप वहां खुद जाओ विद फीमेल कांस्टेबल और पुलिस। और एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज है, ये सेक्शन 46 सीआरपीसी का सबसेक्शन 4 अमेंड हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, तो आप उसको फॉलो करो। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाहर ऐसे अंदर जाना मुश्किल है।
पर मुश्किल दाग ये निकालना इजी। सर्फ एक्सेल इजी वॉश।